हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को पूरा कवर कर रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका पीसीएस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कवर कर लिया है, पोर्तुगीज का, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग कर्नाटक वार का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो आपको बाइलिंगुअल्स में कवर किए जाएंगे। यानी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेक्चर को ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। एक बार मेरे नोट्स को कवर करें, आपको किसी भी बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, किसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला कर्नाटक वार के बारे में पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहला कर्नाटक वार के बारे में एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। कर्नाटक वार वेयर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का ये एक श्रृंखला है। इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में ये आपका युद्ध लड़ा गया था दो कंपनियों के बीच में। वो दो कंपनी कौन सी थी? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स भी इसमें हिस्सा लिए थे। ठीक है, भाग लिए थे, स्वतंत्र शासक भी थे भारत के, वो इसमें हिस्सा लिए थे। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कर्नाटक वार के बारे में। फर्स्ट कर्नाटक वार, देखिए फर्स्ट कर्नाटक वार, ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध। ठीक है, बेसिकली ये युद्ध जो है, अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं तो ये युद्ध बेसिकली 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया था। 1740 से 48 के बीच में ये युद्ध आपका लड़ा गया था। पहला, देखिए इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको और दूसरे नाम से आता है फर्स्ट ब्रिटिश फ्रेंच स्ट्रगल। ठीक है, और इसको फर्स्ट कर्नाटक वार के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों में से कोई भी नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मेन काउज क्या था? ठीक है, मेन काउज, मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का लड़ने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रेड राइवलरी मुख्य कारण था। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ इस युद्ध के बारे में, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, किस किस दो देशों के बीच में ये आपका लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये आपका लड़ा गया था। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स कर रहे थे। गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका एक ओवरव्यू था। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि इस ट्रीटी का जो अंत हुआ था, जो इस युद्ध का जो अंत हुआ था, एक ट्रीटी के साथ, एक संधि के साथ हुआ था। ठीक है, इंडेड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, ended by treaty of Aix-la-Chapelle। Aix-la-Chapelle, इसके संधि के साथ ये जो युद्ध था, जो बेसिकली आपका समाप्त हुआ था। जगह का नाम है फ्रांस में।
ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में आपको बताया। मुख्यतः आपको ये युद्ध जो था 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध की नींव 1740 से ही रख दी गई थी। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, किससे रिलेटेड ये आपका युद्ध रहने वाला है, ये युद्ध किससे संबंधित था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यह युद्ध जो है वो 1740 से 1748 के बीच में, यह युद्ध जो है वो 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। युद्ध में बेसिकली कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध जो था वो उसी से रिलेटेड था। कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध जो लड़ा गया था फ्रांसीसी शक्ति और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो शक्तियाँ कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी। और बेसिकली दोनों कंपनियों एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचा करके अधिक से अधिक अपने एकाधिकार को स्थापित करने को लेकर के ये युद्ध उनके द्वारा लड़ा जा रहा था, ताकि ज़्यादा दोनों के व्यापार को हानि पहुंचा करके लाभ उठाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत में व्यापारिक प्रस्तावों के लिए आए थे। यहाँ बेसिकली दोनों कंपनियां जो थी वो भारत जो आए थे वो बेसिकली ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वे अंततः भारत की राजनीति में शामिल हो गए, अंततः वो पॉलिटिक्स में यहाँ पे शामिल हो गए और वो अपने विस्तार के बारे में सोचने लगे, भारत में एकाधिकार की प्राप्ति करने को लेकर के उनका ध्यान चलता गया। दोनों यहाँ पे आए थे तो ट्रेड के लेकर, लेकिन दोनों का ध्यान जो था वो यहाँ पर राजनीति में शामिल, राजनीति के ऊपर उनका ध्यान हो गया और वो अपना एकाधिकार यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, दोनों के पास इस क्षेत्र पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने थे। दोनों सपना देखने लगे कि पॉलिटिकल पावर को यहाँ पे स्टैब्लिश किस तरह से किया जा सके, भारत पे अपना उत्तराधिकार जो है वो एकाधिकार जो है उसकी पावर जो है, अपनी पावर को किस तरह से यहाँ पे स्थापित कर सके, उसके बारे में दोनों कंपनियों के द्वारा सपना देखा जाने लगा। और ये एक तरह से बाद में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के रूप में ये आपका निकल करके आया। भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता उनके पूरे इतिहास में इंग्लैंड और फ्रांस की पारंपरिक प्रतिद्वंदिता को दर्शाता है। तो ये बेसिकली दोनों के बीच की जो झगड़े हैं वो यहाँ पर इस जो उनका सपना था उस सपने को प्राप्त करने को बीच में उसका सपना का परिणाम क्या निकला, एंग्लो फ्रेंच वार, यानी पहला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध बेसिकली वो दोनों के सपनों का ये आपका रिजल्ट निकल करके आया। स्पेसिफिकली इन इंडिया यानी भारत में 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में प्रतिद्वंदिता यानी जो सभी अंग्रेजों के लिए एक बार तय की गई थी, ना कि फ्रांसीसी पूरे भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए अधिक उपयुक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द इंग्लिश एंड नॉट फ्रांस वे द मोस्ट सुटेबल वंस टू स्टैब्लिश द रूल इन इंडिया। अगर दोनों कंपनियों के पावर्स की बात करें तो फ्रांस उस लेवल पे कैपेबल नहीं था कि वो अपने सत्ता को यहाँ पे स्थापित कर सके। अंग्रेजों की तुलना में ये साफ यहाँ पे झलक करके आ रहा था इस युद्ध के दौरान। तो 3 कर्नाटक वार हुए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला कर्नाटक वार हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट कर्नाटक वार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेकंड कर्नाटक वार, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड कर्नाटक वार डिटेल में। तो इस युद्ध की जो नींव रखी गई थी, इस युद्ध की नींव रखी गई थी 1740 में। 1740 में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको कवर कराता हूँ प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो कर्नाटक वाज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया नाम था। द फर्स्ट कर्नाटक वार वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप। यूरोप में चल रहा था आपका एंग्लो फ्रेंच वार विच वॉज कॉज्ड बाय द अस्टेरियन वार ऑफ सक्सेशन। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो अस्टीरियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। यानी जो यूरोप में एंग्लो फ्रेंच वार जो हो रहा था, देखिए 1740 ईस्वी में अस्टीरिया का उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ। किन 2 देशों के बीच में? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कहाँ पे? यूरोप में, अस्टीरिया में। कहाँ पे? अस्टीरिया में, याद रखिएगा, अस्टीरिया में। ठीक है, इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। अस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय
पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मॉज थे। ये ध्यान रखिएगा, जब यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में जब एंग्लो फ्रांच वार हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हो रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो वो बात जैसे ही भारत में पहुंची तो भारत में भी जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी फ्रांस थे, वो भी आपस में झड़पना स्टार्ट कर दिए, लड़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वो बात जैसे ही भारत में पहुंची ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर के, वैसे ही आपस में भारत में भी जो फ्रांस थे और अंग्रेज थे वो भी आपस में लड़ने लगे। ठीक है, उस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्लेक्स थे। ठीक है, और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मॉज थे। ठीक है, क्लियर, डन। तो पहला कर्नाटक वार जो है वो याद दिलाता है बैटल ऑफ संत थॉम का, जो कि मद्रास में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मद्रास में, मद्रास में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस और फोर्स ऑफ अनवर उद्दीन जो नवाब थे कर्नाटक के, जहाँ पे अंग्रेजों से अपील किया गया था हेल्प को लेकर के, तो यहाँ पे लड़ाई की याद दिलाता है जो फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने मदद की अपील की थी। पहला कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम यानी मद्रास में, मद्रास की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिनसे अंग्रेजों ने मदद की अपील भी की थी। ठीक है, क्लियर। तो डुप्लेक्स अंग्रेज, तो फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहे थे? डुप्लेक्स, याद रखिएगा, फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहे थे? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मॉज से भी युद्ध न होने का प्रस्ताव रखा। मॉज कौन था? अंग्रेज गवर्नर मॉज थे। उसी तरह से नवाब जो थे कर्नाटक के, वो अनवरुद्दीन थे, उनको भी निवेदन किया गया किसी भी तरह का युद्ध यहाँ ना होने दे। ठीक है, डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को यहाँ पे क्या किया है? अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबॉर्दन की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, अधिकार में ले लिया था। मद्रास को अधिकार में लेने के बाद उन्होंने वादा किया था अनवरुद्दीन से कि मद्रास को जैसे ही वो अपने कंट्रोल में लेगा वैसे ही अनवरुद्दीन को वो दे देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके वजह से क्या हुआ? डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया था कि मद्रास को जीतने के बाद वो उसे सौंप देगा, लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, है ना। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने बेसिकली फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई थी विशाल सेना के सामने, जो कि अनवरुद्दीन के बेटा जो महफूज खान थे, उन्होंने बेसिकली विशाल सेना लेकर के फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें फ्रांस की पराजय जो बेसिकली हार गई थी इस युद्ध में। ठीक है, 1740 से 1748 के बीच में ज़्यादातर यूरोप की अधिकांश महान शक्तियाँ ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग ताज के लिए मौर्य थेरेसा के उत्तराधिकार के सवाल के कारण संघर्ष में शामिल थी। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए 1740 से 1748 के बीच में यूरोप में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ रही थी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को प्राप्त करने को लेकर के। लेकिन क्या हुआ? 1700 the war involved all of Europe with France, Prussia, Spain, Bavaria, Saxony, Areria against Austria and Britain। युद्ध में पूरे यूरोप को शामिल किया गया, जिसमें फ्रांस, प्रसिया, स्पेन, बवेरिया और सैक्सोनी ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के खिलाफ थे। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे ब्रिटेन के खिलाफ थे। ये दो श्रृंखला का पहला युद्ध था। फर्स्ट सिलेसियन वार के नाम से जाना जाता है, 1740 से 1742 तक हुआ था, और दूसरा सिलेसियन वार जो हुआ था वो 1744 से 1745 तक हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ऑस्ट्रिया प्रूसिया के आसपास केंद्रित था। ये थर्ड वार जो है वो सेंटर्ड किया गया था बिटवीन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जो कॉलोनियल पोजीशन को लेकर के बात की जा रही है भारत और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तीसरा युद्ध भारत और उत्तरी अमेरिका में औपनिवेशिक संपत्ति को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जारी संघर्ष पर केंद्रित था। इस वार के दौरान ब्रिटिश ट्रूप्स प्रूव देयर वर्थ एज सोल्जर्स, यानी ब्रिटिश सैनिकों ने सैनिकों के रूप में अपनी योग्यता साबित की। इस वार के दौरान अपनी योग्यता को इनके द्वारा सराहाया गया, अपनी योग्यता को इसके द्वारा बताया गया।
ये वार जो कंक्लूड हुआ पीस ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, अभी मैंने लिखवाया भी था, ये जो वार जो खत्म हुआ 1748 में, ठीक है, एक्सला-चैपल की शांति युद्ध के साथ युद्ध का समापन हुआ। इस ट्रीटी के तहत फ्रांस एग्रीड टू लीव ऑस्ट्रेलियन नीदरलैंड, ठीक है, फ्रांस यहाँ पे सहमति हुआ कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड को छोड़कर लुइसबर्ग के बदले में मद्रास ब्रिटेन को वापस देने के लिए सहमत हो गया। मद्रास किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के अंडर में था। फ्रांस के अंडर में मद्रास का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, है ना? मद्रास किसके अंडर में था? देखिए क्या हुआ था, जब ये युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जब सक्सेशन हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया जो युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे, उस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी नौसेना जो थी, नेवल पावर, वो सारी की सारी यूरोप में थी और मद्रास के तट पर कोई भी नेवल पावर नहीं था, लेकिन वहाँ पर फ्रांस का नेवल पावर था, जिसका फायदा फ्रांसीसियों के द्वारा उठाया गया और मद्रास पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये ट्रीटी, ये युद्ध यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का युद्ध जो है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार हारने के बाद फ्रांस के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस और अंग्रेज के बीच में एक्सला-चैपल संधि हुआ अक्टूबर 1748 में, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि ऑस्ट्रेलियन नीदरलैंड जो है वो बेसिकली फ्रांस के द्वारा छोड़ दिया जाएगा और मद्रास को वापस से ब्रिटेन को सौंप दिया जाएगा और वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से लुइसबर्ग जाएगी, लुइसबर्ग पहुंचेगी, लुइसबर्ग छोड़कर चली जाएगी, ठीक है। मारिया थेरेसा वाज ऑल्सो कन्फर्म्ड एज द ऑस्ट्रेलियन रूलर। मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रेलिया शासक के रूप में भी पुष्टि की गई थी उस टाइम पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यूरोप में भी युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई, ठीक उसी तरह जब ये न्यूज़ भारत में पहुंचा तो भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। तो लुइसबर्ग कहाँ पे है? लुइसबर्ग है नॉर्थ अमेरिका में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शासन कौन स्थापित किया था? फ्रांस का यहाँ पे शासन था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, कोई भी तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं। हालांकि फ्रांस भारत में अपनी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति के प्रति सचेत था, यानी भारत पूरी तरह से सचेत था अपने, फ्रांस जो था, फ्रांस अपना पूरी तरह से सचेत था, उसकी पोजीशन बहुत वीक थी भारत में और वो भारत में शत्रुता के विस्तार के पक्ष में नहीं था। लेकिन कमोडोर कर्टिस बैनेट के तहत अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब्त कर लिया। देखिए अंग्रेज पूरी तरह से उत्तराधिकार चाहते थे, एकाधिकार पूरा स्थापित करना चाहते थे भारत में और अंग्रेज के सामने उस समय कोई अगर कॉम्पिटिटर था तो वो था सिर्फ और सिर्फ फ्रांस। वो फ्रांस को रास्ते से हटाना चाहते थे। उसके लिए अंग्रेज के जो नेवी थे कमोडोर कर्टिस बैनेट, उनके द्वारा कुछ फ्रांसीसी शिप को कब्जा कर लिया गया और जिसके वजह से फ्रांस को प्रोवोक किया गया, जिसके वजह से ये वार आपका स्टार्ट हुआ। फ्रांस के गवर्नर जनरल उस समय में मार्किस जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स थे। उन्होंने अपील किया अनवर उद्दीन से, जो कि कर्नाटक के नवाब थे, प्रोटेक्शन को लेकर के। He warned the British his province was neutral territory and no attack on French position would be tolerated. फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सुरक्षा की अपील की और बदले में उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि उनका प्रांत तटस्थ क्षेत्र था और फ्रांसीसी संपत्ति पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ फ्रांस के जो गवर्नर जनरल थे डुप्लेक्स के द्वारा ये सारी बातें कही गई थी, ठीक है। और एक तरफ अंग्रेजों को वो बता रहे थे कि किसी भी तरह का फ्रांसीसियों के ऊपर हमला जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ नवाब जो कर्नाटक के थे अनवरुद्दीन, उनको उनसे ये सुरक्षा की अपील भी कर रहे थे, क्योंकि इनकी सेना उस समय उस पोजीशन पर नहीं थी जो बेसिकली अंग्रेजों के साथ लड़ सके। फ्रांस रिटेल्ड बाय सीजिंग मद्रास। 1746 में मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर एडमिरल लॉ बर्डोनाइस के तहत मॉरिशस आइल ऑफ फ्रांस से बेड़े की मदद से मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। द कैप्चर ऑफ मद्रास ट्रिगर्ड अ बिटर आर्गुमेंट बिटवीन डुप्लेक्स एंड लॉ बुडोनेस। मद्रास पर कब्जा करने से डुप्लेक्स और लॉ बुडोनेस के बीच एक कटु बहस शुरू हो गई। लॉ बुडोनेस एक फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस के, ये ध्यान रखते चलेगा, ठीक है।
डुप्लेक्स वांटेड टू हैंड द टाउन ओवर द नवाब। डुप्लेक्स नवाब के तटस्थता के फरमान को तोड़ने के लिए मुआवजे के रूप में शहर को नवाब को सौंपना चाहते थे, जबकि ला बर्दोनी शहर को वापस अंग्रेजों को देना चाहता था। देखिए, डुप्लेक्स चाहता था कि ये नवाब को सौंप दिया जाए, लेकिन ला बर्दोनी चाहते थे कि ये टाउन जो है वो वापस से ब्रिटिश को सौंप दिया जाए, न्यूट्रलिटी के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये झगड़ा जो है वो अक्टूबर में घसीटा गया और अंततः अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने मद्रास में फ्रांसीसियों को घेरने के लिए अपने बेटे महफूज खान की कमान में 10,000 लोगों की एक सेना भेजी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मद्रास को अनवरुद्दीन को डुप्लेक्स ने वादा किया था कि मद्रास पे कब्जा करने के बाद वो मद्रास क्षेत्र को वापस से लौटा देगा नवाब को, यानी अनवरुद्दीन को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके पश्चात अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 10,000 लोगों की सेना भेजी थी और इसका परिणाम क्या रहा? कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने अडायर नदी के तट पर सेंट थॉम में महफूज खान के तहत मजबूत भारतीय सेना को हराया। आप देख सकते हैं, एक स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज, ठीक है, डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडायर के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यहाँ पे अडायर नदी के तट पर सेंट थॉम में महफूज खान के तहत मजबूत भारतीय सेना को हराया, महफूज खान को हरा दिया। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वार समाप्त हुआ 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल के तहत। साइंड हुआ ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन टू अ कंक्लूजन, हस्ताक्षर किया जिससे ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया था और फ्रांसीसी बदले में उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर चुका था। तो ये चीज़ें हैं जो रिजल्ट के रूप में यहाँ पे इस युद्ध के तहत हुई। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, देखिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये डिटेल आपको पूरा मेंस एग्जाम में भी काम देगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स तो आपका है ही। महत्व क्या रहा इस युद्ध का? वार वाज एन आई ओपनर फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया। यहाँ पे युद्ध भारत में यूरोपीय लोगों के लिए एक आग खोलने वाला था। इससे पता चला कि एक छोटी अनुशासित सेना भी एक बड़ी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती है। रिवेल्ड इवन ए स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी कोड इजीली डिफीट अ मच लार्जर, यानी भारतीय जो सेना थी उसकी कमजोरी जो थी वो उजागर हो गई यूरोपियों के सामने। इसके अलावा इस युद्ध ने दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में नौसैनिक बल के महत्व को पर्याप्त रूप से सामने लाया। Further, this war adequately brought out the importance of naval force in the Anglo-French conflict to the Deccan. यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्रांस के जो नेवल फोर्स थी उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे निकल कर आया दक्कन में, यानी डेक्कन में, साउथ इंडिया में ये निकल कर आया। जल सेना, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ गया और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से बहुत कमज़ोर है और जिस शक्ति के पास, ये भी क्लियर हो गया फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के बाद कि जिनके पास जल सेना मजबूत होगी भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। ये साफ क्लियर हो गया इस युद्ध के बाद। भारतीय देश की राजाओं की कमजोरियों के जानने के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों के ने साम्राज्य विस्तार करने का निश्चय लिया। अभी तक कर्नाटक युद्ध के पहले तक हमारी कमजोरियां इन्हें नहीं पता थी, लेकिन पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद ये उजागर हो गया कि यहाँ के राजाओं की कमजोरी जो थी उनके सामने आ गई और अब फ्रांसीसी कंपनी और यूरोपियन कंपनी, अंग्रेजी कंपनी साम्राज्य विस्तार करने का उनके द्वारा निश्चय किया। ठीक है, और जो नेतृत्व कर रहे थे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉर्ड डुप्लेक्स और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लाइव, उनकी महत्वाकांक्षी को ये युद्ध ने और भी बढ़ा दिया। पहला कर्नाटक युद्ध ने और भी बढ़ा दिया। अब वो बहुत खुलेआम आगे बढ़ कर के अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करेंगे अब और एकाधिकार को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट कर्नाटक वार। आई होप आपको क्लियर होगा पूरा डिटेल में आपको ये पूरा आपका कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें और
पहला कर्नाटक युद्ध उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट है @PSC Journey 4, इसको आपको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑल मई क्लास PDF आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो मई क्लासेस के सारे PDF 50+ PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रुपीज़ 249 में। तो जिनको PDF की रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे व्हाट्सअप करें, यहीं पे आपको सारे PDFs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।